नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्ज़ाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के घटना चक्र से गवर्नर जनरल या वायसराय का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करूंगा। और इससे पहले कि पुर्तगाली वाला टॉपिक जो यूरोपीय आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन और क्षेत्रीय राज्य रणजीत सिंह से संबंधित, महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित, कर्नाटक और आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सारे हमने पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज हम कंप्लीट करेंगे गवर्नर जनरल वायसराय। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम है, रेलवे का, एनटीपीसी का, चाहे आरपीएफ का एग्जाम है, या एसएससी का कोई एग्जाम है, या कहें पीसीएस समीक्षा अधिकारी से लेवल कोई एग्जाम है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते किसी न किसी रूप में। तो आप मेरे साथ पूरी अंत तक वीडियो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूँ। तो टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे। तो क्लाइव के समय में कैसे सुधार हुए थे? असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद कर दिया था। जो असैनिक सुधार हुआ था, इसके अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद कर दिया था। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया था। ठीक है। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। इसी के साथ में हम आपको एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आगे कैरी करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करते रहें, एक ना एक दिन हम लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक लास्ट में बहुत अच्छे से शायरी डिकोड करूँगा। नेक्स्ट है पॉइंट, अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी। क्या रखी? द्वैध शासन की स्थापना की या समाप्ति की घोषणा की। सॉरी क्या है ये पॉइंट है। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद के से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। क्या विचार था? वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियम को अपनाया। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया। सुन रहे हैं ना? रेगुलेटिंग एक्ट। आप बहुत अच्छे से दोस्त सुनिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचेगा। साथ ही थोड़ा मेरा सपोर्ट आपके द्वारा दिए गए यह एक दक्षिणा के रूप में काम करेगी और बहुत मेरे को मोटिवेट भी करती है। तो सरकार की व्यवस्था, इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। जन प्रशासन की नींव
वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई। क्लियर। जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। इस समय 1774 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स बेलेजली संबंधित थे। दो लोग संबंधित थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित थे। यह भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से युक्त कर दिया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। क्या है। नंबर 1, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी में। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी में। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी में। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 की नीति। नेक्स्ट है, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजियों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करना का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 में से 92 में आप ये देखें, 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों के युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया था। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया है। देखो, यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है ना कि अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो राज्यपाल, गवर्नर, वायसराय से जरूर क्वेश्चन आते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस क्लास को अच्छे तरीके से करें। और हिस्ट्री का ऐसा ही आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा घटना चक्र, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले कि हमने महेश बड़वाल सर का ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से करवाया, आप उसे पढ़ के जरूर आएँ और कमेंट करके जरूर बताएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट जरूर करके बताएं। नेक्स्ट है, सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गईं तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गईं। ठीक है। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्यों के लिए या कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों की फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए।
भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रथम कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। समझ रहे हो ना? भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी में 30 जुलाई 1805 ईस्वी से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र है। कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर में। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किस किस के मध्य हुई बसीन की संधि? तो 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकंड था। इसी सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमत जताई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा क्रमिक रूप से विकसित हुई, मतलब विकसित नहीं थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा 1802 दिसंबर, बरार के भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसे पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा और बालिका से सुबध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिंग ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर अठारह ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग कर्नाटक वाला हिस्सा, ठीक है, एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 के शासन के 7 वर्ष पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी।
गई। भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम सामाजिक प्रशासनिक सुधारों में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बना, तो 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। नेक्स्ट है 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 में क्या हुआ, समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध देखो अब क्या है। 1814 से 1600 ईस्वी। मित्र बहुत अच्छे तरीके से लगे रहिए, है ना। तो आगे क्या है देखो आंग्ल नेपाल युद्ध में दोस्त है 1814 से 16 तक, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 में हुआ था। ये दोस्त है जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ, ठीक है। सुगौली की संधि कब हुई थी बताइए, 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया, ठीक है। नया पॉइंट है दोस्त, 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है, उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया, ठीक है। सभी दोस्त अच्छे से सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ जाते कभी कभी। तो सतारा जो विलय हुआ था सतारा का, वो 1848 ईस्वी में, ये महाराष्ट्र में है। जैतपुर एवं समलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 ईस्वी में, उदयपुर का 1852 ईस्वी में 52 में, झांसी का 1854 ईस्वी में, नागपुर का 1854 में और करौली का 1855 ईस्वी थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए। प्रथम रेल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों में से बंदरगाह तक ले जाना था। उसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना भी था, ठीक है दोस्तों, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। आप सभी दोस्त अच्छे से देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन ने समय में हुआ।
जबकि 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा के ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। डलहौजी अब देखते हैं। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। ठीक है दोस्त, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से, किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के साथ के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। ठीक है, आगे देखो क्या है। उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और दौंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। ठीक है, किसके द्वारा उद्घोषित की? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की। ठीक है, ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी समाप्ति और ब्रिटिश ताज मतलब क्राउन के सामने सीधी घोषणा की गई। इसके तहत क्या हुआ फिर? लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। क्लियर? जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई। किसे? विक्टोरिया को। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखते चलें। 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था ये। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। तो 1839 से और 1842 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिट्टन के समय द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। वहीं पर 1843 के एक्ट वी के मतलब 5 के तहत द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके काल 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया। नेक्स्ट है, देखो बहुत अच्छे तरीके से देखो, समापन की ओर है। क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला है। और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई है। कुशल आक्रमणता शब्द का J.W.S. वायली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869-72 के काल में 1872 ईस्वी प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1800 के। अब क्वेश्चन आता है प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, और नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी की हत्या, लॉर्ड मेयो की हत्या हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। 1876 में लिट्टन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई नई नीति में
परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सैंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्त के साथ बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। क्लियर? देखते हैं, देखो क्या होता है ना कि जो सफलता होती है वो एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन यदि हम लोग लगे रहेंगे ना तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और हमारे साथ इसी तरीके से अगर जुड़े रहें तो अभी ख़त्म होने के बाद एक बहुत अच्छी सी लाइनें और कोट करूँगा। इससे पहले आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? यह भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लेटन के काल में पारित किया गया। क्या? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। आर्सकिनी पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। नेक्स्ट क्या है? सर पी.सी. एल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। अच्छा कर दिया ना। जैसा ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। अब इस नियम में अधिनियम क्या थे दोस्त? तो इस नियम में अधिनियम के तहत 2 नियम थे। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक है एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। दूसरी फैक्ट्री अधिनियम 1891 में, ये 81 का था, अब 91 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, पढ़ते चलो, सुनते चलो, आराम से ईयरफोन कान में लगाकर और सुनो आराम से लेट के। देखो कैसे तैयार होता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार ने नियुक्त किया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार ने में अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन कार्यकाल इतना के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि आवंटन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के साथ स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड जॉन मार्ले भारत के नियुक्ति किया गया सचिव, भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा
मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचित क्षेत्रों की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ना किया, लॉर्ड हार्डिंग भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी स्थानांतरण घोषणा की। अब आ गए आपके क्वेश्चन, और क्वेश्चन से पहले हम आपको एक मोटिवेशनल स्पीच कहें मोटिवेशनल शायरी में सुनाना चाहूँगा। क्लियर? तो क्या है, फिर हम पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। तो है, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद हो तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, अच्छे से लगे रहिए। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, जज्बात है, जीतने की एक जिद है, तो आज नहीं तो कल मंजिल अवश्य मिलेगी। लेकिन पर डे आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। तो रिवीजन बहुत अच्छे से करिए, मेरे साथ आइए, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये PYQ पर आधारित हैं। कुछ PYQ ही होते हैं जो कि आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। क्या है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गलत, ये तो नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, और जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी में अवधि रहा। तो सुनिए, वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था, न तो रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कोई नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वारेन क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बताइए, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1774 में। क्लियर? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, और क्लाइव का पुनः भारत आगमन ये देखिए कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, सबसे पहली घटना यही है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, और वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल गवर्नर बनना 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। यही सही नहीं है। ए नंबर सही है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। सही है। बी नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था बनारस विद्रोह का नेतृत्व। क्लियर? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा चेत सिंह ने। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। नेक्स्ट 8 नंबर देखो, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे कलकत्ता के गवर्नर जनरल।
नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो संबंधित है वो वारेन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली से संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है तो वारेन हेस्टिंग्स से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया तो वारेन हेस्टिंग्स। 12 नंबर क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। क्वेश्चन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था तो वारेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी मित्र, बहुत अच्छे से देखते रहिए, बहुत जरूरी यह क्लास है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है तो कॉर्नवालिस। अभी हम पढ़ के आए हैं ये सारे क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की सनो औकात का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है तो दरोगा। क्लियर है। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है तो गाजीपुर में, अभी पढ़ाई था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है 24, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था तो लॉर्ड वेलेस्ली काल में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था तो लॉर्ड वेलेस्ली। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं थी तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे तो हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिया गया है। 1 2 3 4। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया बताइए फटाफट तो लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कौन सुमेलित नहीं है तो सहायक संधि 1863 में नहीं है और सारे सुमेलित हैं। बक्सर का युद्ध, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, डी नंबर सब सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब 31, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत ब्रिटिश पताका फहराए रखी लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर। 32 देखते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। बहुत अच्छे देखते जाओ, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। सुगोलो की संधि कब हुई थी तो 1815 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 35, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे तो 1820 से 1827 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे तो 1820 से 1827 में। नेक्स्ट है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया गया।
तो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है 38, सभी दोस्त अच्छे से देखते रहें। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 39, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कैप्टन स्लीवेन। 40, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीवेन। 41, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो विलियम बेंटिंग। 42, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिंग। 43, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829। 44, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 1789। 45, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति में हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण। 46 है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? तो 1856 में। ये देखते चलें फटाफट। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कार्यक्रमानुसार बताइए। तो सबसे पहले सतारा आ जाएगा, फिर आ जाएगा बघात, फिर आ जाएगा उदयपुर, फिर झांसी। नेक्स्ट, अधोलिखित कौन सुमेलित सही है? तो 1856 अवध का विलय, फिर नहीं है। 1848 है पंजाब का विलय, नहीं, गलत, सारे गलत। 50 देखें, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो डलहौजी ने। 51 देखो, अब 51 बोल रहा है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो अवध का। 52 देखिए, झांसी, सतारा, संबलपुर। तो 3-2-1 मतलब सतारा, संबलपुर, झांसी। 53 देखो, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सतारा। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। अब नेक्स्ट है, 56 सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया? तो 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से ये देख लो फटाफट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका टॉपिक ख़त्म, और इसके बाद आपके साथ हम जो हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, वो क्या होगा आपको पहले से अवगत करा दें हम, है ना। तो होगी ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्लियर? तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप सभी लोग चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें और कराएं दोस्तों से। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा समझ में आया तो कमेंट करें। धन्यवाद।